मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। इस बार क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव की शुरुआत है, आपकी उसके उम्मीदवार बने, आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, क्या होगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 कल्याण लोकसभा क्षेत्र से मैं जो है अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर हूँ उम्मीदवार, और इस दरमियान काफ़ी पत्रकार भाइयों का मुझे फ़ोन आया कि भाई जो पार्टी को लेकर जो पार्टी से रिलेटेड जो न्यूज़ वगैरह चल रही थी, तो मैंने सोचा कि भाई उस वक्त जवाब देना बेहतर नहीं था मेरे लिए, क्योंकि वापस लेने की जो डेट थी वो बाकी थी। तो मैंने सभी को यही कहा था कि भाई इंशाल्लाह ये फॉर्म वापस लेने की डेट निकल जाए, उसके बाद मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा, आपको जो सवालात करना है आप मुझसे कर लेना। तो आज मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ, आप लोग जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। मेरा मुद्दा जो है, सबसे मेन चीज़ ये है कि महंगाई, आज गरीब बोलो या मिडिल क्लास बोलो, हर आदमी जो है महंगाई से परेशान है। इंशाल्लाह अगर पब्लिक ने मुझे महंगाई के खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा, महंगाई के खिलाफ अंदर सदन में लड़ूंगा, अगर पब्लिक ने मुझे मौका दिया, वोटर्स ने मुझे मौका दिया। तो दूसरा ये है कि जो पिछले एमपीज थे उनकी तरफ से लोगों ने जो आस बना के रखी थी कि भाई हमें पुराने एमपी हमें ये करके देंगे, एमपी हैं हमें ये देंगे, ये सहूलत ला कर देंगे, वो नहीं पूरा कर पाए। तो उन सहूलतों को इंशाल्लाह मैं पूरा करने का वादा करता हूं कि अगर लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं उनको वो सारी सहूलतें ला कर दूंगा। आप लोगों को मना किया था कि आप लोग फॉर्म मत भरो, चुनाव में मत खड़े हो, तो फिर पार्टी के खिलाफ जाकर आप लोगों ने क्यों जो है नामांकन किया? जी, इस तरह का कोई बात मेरे साथ नहीं हुई थी, मुझे तो इस तरह का कोई मैसेज नहीं दिया गया था और ना बोला गया था, और मैंने जो डिसीज़न लिया वो बिल्कुल सडनली लिया। आखिरी मोमेंट पे मैंने जो है फॉर्म सबमिट किया हूँ, 2:45 पे मेरा फॉर्म मैंने सबमिट किया हूँ। मैंने आखिरी मोमेंट तक जो है वरिष्ठों के कॉल का या संपर्क का मैंने इंतज़ार किया, लेकिन मैं शुरू से जो है नज़र जमाए बैठा था कि मेरी पार्टी क्या डिसीजन लेने वाली है। जब मैंने देखा कि भाई महाराष्ट्र की जो 48 सीट्स है, इसमें से किसी एक को भी जो है मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया, फिर भी मैं सब्र करके बैठा रहा। फिर मैंने देखा कि जो हमारे पार्टी के लीडर है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, उनके सामने इंडिया अलायंस ने जो है कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अच्छा वो तो छोड़ो, सबसे मेन चीज़ ये आपको बता दूं कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने जो अदर 3 उम्मीदवार है, उसमें से 2 नॉन मुस्लिम्स है और एक उम्मीदवार जो इंडिया अलायंस ने खड़ा किया है कांग्रेस ने, वो मुस्लिम उम्मीदवार है। मतलब असदुद्दीन ओवैसी के सामने मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करने का मतलब क्या? जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि संविधान बदलना इतना मामूली चीज नहीं है। इंडिया अलायंस का तो यही नारा है ना कि संविधान ये तो शुरू से होता आया है, चुनाव में हमारे कौम के साथ शुरू से ऐसा ये होता आया है कि एक डराता है, हमारी कौम के साथ जो है शुरू से यही होता आया है कि एक डराता है और दूसरा उसका डर डरा के जो है हमसे वोट आता है। शुरू से, आज का ये पहला इलेक्शन नहीं है, इससे पहले भी यही हुआ है कि एक हमको डराता है और दूसरा उसका डर दिखाता है। मैंने बताया ना कि जो आदमी हमारी आवाज को सदन के अंदर गूंजती है, जिनकी आवाज, जनाब असदुद्दीन साहब और उसके बाद इम्तियाज जलील साहब, ये 2 आदमी ऐसे हैं जो मुसलमान ही नहीं पूरी माइनॉरिटीज के लिए जो है सदन में लड़ते हैं। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाती है, मैं आपका जवाब दूंगा। तो जो 2 आदमी हमारे लिए हक के लिए लड़ते हैं, जब इंडियन अलायंस जो है उनके सामने अब उम्मीदवार खड़ा करके उनको सदन से बाहर निकालने की साजिश कर रहा है, उनके जो पिच है उस पर पत्थर डाल रहा है, रोड़े डाल रहा है, तो मैं इन लोगों का ग्राउंड कैसे खुला छोड़ दूं? तो आप वो लोग हमारी जो आवाज सदन में घुसती है उनको बाहर निकालना चाह रहे हैं। नामांकन करते आप एमआईएम पार्टी से नामांकन करने का वक्त ही नहीं था, वक्त ही नहीं था भाई। मैंने क्या बताया कि 2:45। एमआईएम पार्टी माना जाए कि लोकसभा चुनाव की तैयारी नहीं की, जबरदस्ती कूदी बीच में? नहीं, ऐसा था कि हमारे जो एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनका डिसीजन ये था कि हम जो है, ओवैसी साहब को बीच में मत लाओ। सुनिए ना, पार्टी का डिसीजन पार्टी के वरिष्ठ लेते हैं, पार्टी के डिसीजन सुनो ना, पार्टी ने बाहर निकाला, मुझको यहां से बाहर निकाला गया, मुझे नहीं, उनको लाना पड़ेगा। क्यों? आपने जो सवाल किया कि भाई बी फॉर्म, तो बी फॉर्म तो जाहिर सी बात है वरिष्ठ ही डिसाइड करते ना किसको देना है किसको नहीं देना है। उन्होंने जावेद सिद्दीकी को दिया, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया।
बराबर। और मैंने ये सोच के नहीं भरा कि मुझे बी फॉर्म देंगे ही देंगे, मैंने ये सोच के भरा कि हमारी जो आवाज सदन में गूंजती है, जो लोग हमारे हक के लिए लड़ते हैं, उनके खिलाफ अगर ये लोग जो है साजिश करेंगे उनको सदन से बाहर निकालने की, तो मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा, मैं इनका ग्राउंड ओपन नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तो आरोप लग रहा है आप लोगों पे, शहर में ऐसी चर्चा है कि सिर्फ वोट काटने के लिए जो है आप लोग खड़े हुए, दो उम्मीदवारों में किसी एक उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने की कोशिश जी कर रहे जी हैं। जी, देखिए कैसा है मालूम है कि ये आरोप तो हर मुस्लिम पार्टी, तुम मुस्लिम लीग बोल दो या उसके बाद में समाजवादी बोलो या एमआईएम बोलो, जितनी भी मुस्लिम पार्टी अगर अपने उम्मीदवार खड़ा करती है उनको यही बोल के खत्म किया जाता है कि ये जो है वोट काटने के लिए खड़े हुए। जावेद भाई को पार्टी ने बी फॉर्म दिया, जावेद भाई ने बी फॉर्म भरा। मेरा डिसीजन ये था कि मैंने लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लिया कि पार्टी भले मेरे ऊपर कोई कार्रवाई कर ले, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा कि जो लोग जो है हमारी आवाज सदन में पहुंचाते हैं, हमारे लिए हक के लिए लड़ते हैं, उनके सामने इंडिया अलायंस उम्मीदवार खड़ा करी। और मैं आप उलमाओं की इज्जत जो है ना, एहतराम, उलमाओं का एहतराम लाजिम है, ये उलमाओं का फैसला है। मस्जिदों में उलमा मौलाना जो ऐलान कर रहे हैं या लोगों को जो समझा रहे हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो लाजिम है। लेकिन जो एक सवाल मेरे दिल में है, मैं उनसे भी ये सवाल करना चाहूंगा, वो तो पूछना जरूरी है कि आप लोगों ने जब देखा कि इम्तियाज जलील के सामने, इम्तियाज जलील जो हमारे एमआईएम के ऑलरेडी एमपी रह चुके हैं, और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके सामने इंडिया अलायंस उम्मीदवार उतार रही है, तो उलमाओं का भी फर्ज बनता था कि इंडिया अलायंस पे प्रेशर बनाते कि भाई ये दो जगह कम से कम आप छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत देश को आपके लिए छोड़ दिया है लड़ने के लिए। अभी आपकी को हाल ही में पोस्ट मिली है जी, तो आपने लड़ने से पहले सैफ पठान से या फिर महाराष्ट्र लेवल से आपने डिस्कस क्यों नहीं किया? अचानक में क्यों फैसला किया? अचानक में फैसला मैंने इसलिए, मैंने बताया ना कि मैं पार्टी की हर एक्टिविटी पे नजर जमाए हुए बैठा था कि पार्टी लास्ट मोमेंट पे क्या डिसीजन लेने वाली है। आप देख सकते हो कि मुंबई में कैंडिडेट नहीं खड़ा करने वाले थे, खड़ा किए। आप देख सकते हो कि भिवंडी में कैंडिडेट नहीं खड़ा करने वाले थे, भिवंडी में खड़ा किया। बिहार के अंदर नहीं खड़ा करने वाले थे, वहां खड़े किए जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद कहा है। तो ये लास्ट मोमेंट पे देखो कैसा होता है कि मेरी सीनियरिटी मुझे बताती थी कि भाई लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है। लास्ट मोमेंट पे पार्टी डिसीजन लेती कि उम्मीदवार उतारना है, और इत्तेफाक ऐसा हो जाता है कि फॉर्म भरने का टाइम ही नहीं बचता है। आपको टर्मिनेट किया गया, उसको लेकर क्या? ठीक है, मुझे कोई खतरा नहीं, वो पार्टी जो मेरे ऊपर कार्रवाई करे मैं उसके लिए तैयार हूं, मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं उनके लिए लड़ रहा हूं ना जो हमारे लिए सदन में लड़ते हैं। अभी पार्टी से निकाल थामेंगे या मैं फिर रिटर्न उसी में? मैं अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हूं आप लोगों के सामने। निशानी क्या निशानी है? मेरी जो है, इस अंधेरे में लोगों को सही राह दिखाने के लिए टॉर्च लेकर आया हूं, टॉर्च मेरी निशानी है। और इंशाल्लाह अभी अपक्ष से ही लड़ूंगा और पूरी ताकत से लड़ूंगा। आप देखिए, लड़ना, जीतना, हारना, ये सारे मामला तो ऐसे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने देश का संविधान लिखा था, 1952 में वो इलेक्शन हार गए थे। पहला इलेक्शन जब देश का हुआ था तो बाबा साहेब अंबेडकर जो है वो खुद इलेक्शन हार गए थे। और मैं माननीय बाबा साहेब अंबेडकर की दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि आज तक 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद ये बीजेपी की सरकार रही, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने हमको हिंदुस्तान में बराबरी का हक दिया। तो जीत और हार अपनी जगह है, लड़ना है, पूरी मजबूती के साथ लड़ना है, और इंशाल्लाह लोगों ने मुझे साथ दिया। तो देखो कैसा होता है कि बहुत से लोग जो है बिन विरोध जीत जाते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं सामने वालों के, लोग कैंडिडेट जीत जाता है, सब वापस ले लेते हैं, कैंडिडेट जीत जाता है। कुछ भी हो सकता है ना, जीत और हार हम कैसे तय कर सकते हैं, वो तो वोटर डिसाइड करेंगे ना। एमआईएम पार्टी के जो कहूंगा कि भाई हमारे पार्टी के जो लीडर हैं, पार्टी के लीडर उनको समझो, या ये समझ लो कि पूरी कौम के रहनुमा जो अंदर हमारे हक के लिए लड़ते हैं, अगर इंडियन अलायंस उनको सदन से बाहर निकालने की साजिश कर रहा है तो इंडियन अलायंस के लिए दरी बिछाना बंद करें, इंडियन अलायंस के लिए जो है कारपेट बिछाना बंद कर देवे। यानी कि माना जाए आप इंडिया अलायंस के खिलाफ हैं? मैं दोनों के खिलाफ हूं, मेरे लिए दोनों दुश्मन है। ना इन्होंने 70 साल में कुछ दिया और ना इन्होंने इतने सालों में कुछ दिया, हमारे लिए दोनों बराबर है, दोनों हमारे दुश्मन है। क्योंकि 70 सालों में, मैं बता दूं, कांग्रेस की सरकार जब जब थी,
आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तब आई, रंगनाथन रिपोर्ट तब आई, क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया उस पर? क्योंकि उसमें मुसलमानों को कुछ हक मिल जाता ना, मुसलमानों के फायदे वाली बात थी ना उसमें कुछ, तो उस पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया ना। तो हमारे लिए दोनों दुश्मन है, मेरे लिए दोनों दुश्मन है, मैं दोनों के खिलाफ हूं।